हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के बूस्टर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम सभी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सब हमने यहाँ पर कवर किया। और ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को करके आप सिर्फ यही तैयार करते हैं, बल्कि जो आपके 1 मार्क्स एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपका साथ के साथ तैयार होता चलेगा। तो ये हमारा जो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और वैसे चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस का। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो होने वाली है थोड़ी लंबी, क्योंकि ये चैप्टर आपका बड़ा है, उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। इससे आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप सब्र करके सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे, क्योंकि सभी एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है और सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्कस अबाउट द पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम दैट ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा कि इन पैनक्रियाटिक जूस के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है। ये जो 3 तरीके के हमारे एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसलिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। होपफुली अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। सो आंसर आपका यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने स्पेशली हमसे 3 एंजाइम के बारे में पूछा, तो हम ज़्यादा उल्टा सीधा काम करेंगे नहीं, टू द पॉइंट पे आंसर देंगे। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कन्वर्ट इनटू पेप्टोन्स। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हमने फर्स्ट हमारा एंजाइम हमने यहाँ पे कर लिया। दूसरा है लाइपेज। लाइपेज कन्वर्ट फैट ग्लोब्यूल्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो लाइपेज का काम पता चल गया कि वो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसके अलावा पैनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है डाइजेस्ट करने का काम किसका है? अमाइलेज का है। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैचिंग में सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। मेनली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो क्वेश्चन कैसे भी हो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेकन प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है? ओके, सबसे पहली बात, डाइजेशन हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। डाइजेशन के बाद जो हमारा खाना बॉडी में ऑब्जॉर्व हो रहा है उसके बारे में बात चल रही है। डाइजेस्टिव फूड पासेस थ्रू ऑफ बिलाई एंड एंटर्स इनटू द ब्लड। जब हमने पढ़ा था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट तो होता है माउथ से, लेकिन आपने देखा होगा कि डाइजेस्टेड फूड का जो अब्जॉर्प्शन है ना वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और वो कौन करता है? विलाई करता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो डाइजेस्टेड फूड जो क्या है, विलाई से पास होकर ब्लड में चले जाते हैं इन द कैपिलरीज इन द विलाई। विलाई मेक्स द लाइनिंग ऑफ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन रफ दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, तो ये तो हमने बात करी कि जो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के में मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है? विलाई का है। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाता है और जिसकी वजह से हमारा फूड का अब्जॉर्प्शन हो पाता है। बट नेक्स्ट एसिमिलेशन, यहीं पे प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, एसिमिलेशन होता है। द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टिव फूड टू द सेल। अब जो ब्लड है वो डाइजेस्टेड फूड को हर सेल के पास लेकर जाएगा, एंड द एक्सेसिव एब्जॉर्ब फूड दैट इज नॉट यूटिलाइज इज स्टोर इन द लीवर एज ग्लाइकोजन। और इसके अलावा जो कुछ एक्सेसिव एब्जॉर्ब फूड रहेगा जिसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, उसको कहाँ पर स्टोर करके रखा जाएगा? लीवर में एज ग्लाइकोजन। ठीक है ना। इसके अलावा उसके बाद जो है हमारा खाने का डाइजेशन तो हो गया, लेकिन हम पानी भी तो साथ में पी रहे हैं ना, तो उसका भी तो डाइजेशन होना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड पासेस थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर अनएब्जॉर्ब फूड है वो क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन से पास होगा और वहां पर वाटर और सॉल्ट का एब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है ना। और जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है और जितनी भी चीजें हैं वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारे आगे के प्रोसेस से। ओके, तो यही आपका मेनली हमसे एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा था। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें जो शामिल हो रही हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो 3 मार्क्स का डेफिनेटली बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस होता है?
और इसके अलावा गाइस आजकल ना ये जाइलम के ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपसे बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो आप इसके नाम जरूर याद रखना। So xylem, it is a tissue that transport water and minerals from the root to all part of the vascular plant. प्लांट के अंदर जाइलम का जो काम क्या है, जो भी हम पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, मिनरल डालते हैं, तो वो सब कुछ रूट से लेकर पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का है। इसके पास 4 काइंड के एलिमेंट्स होते हैं, वेजल्स होते हैं, ट्रेक्यार्ड्स होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेंकाइमा होता है, ठीक है ना। इन चारों के चाहे तो आप फंक्शंस भी याद कर सकते हैं, बट मेनली आपको 10th स्टैंडर्ड तक नाम काफी है। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम हमारा क्या है, इट इज अ वैस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल इन द वैस्कुलर प्लांट फ्रॉम द रीजन वेयर इट दे आर प्रोड्यूस्ड। अब फ्लोएम का काम क्या है ना, कि जो भी हमारा फोटोसिंथेसिस से खाना बन रहा है तो उसको पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। ओके तो जाइलम फ्लोएम आपको पता चल गया होगा। लीव्स टू द रीजन सच एज ग्रोइंग प्लांट्स वेयर दे आर नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज और कंजम्पशन। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स, और फ्लोएम जो है वो सीप उसमें जो है सीप ट्यूब्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरीके से जो है हमने इसका डिफरेंस सबसे पूछता है तो हमें इसी तरीके से उसको लिख देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ब्रीथिंग मैकेनिज्म से मतलब क्या है ये आपको बताना है। ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम। जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है लंग्स का और उसको कंट्रोल कौन करता है, डायफ्राम करता है। एंड सम स्पेशल मसल, डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट्स द thoracic chamber from the abdominal cavity where diaphragm move down the lungs expand and air is inhaled when diaphragm moves up and moves up the lungs and the contract the air is exhaled। तो इसमें मेनली हमसे यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपके कुछ स्पेशल मसल डायफ्राम है वो मेम्ब्रेन है जो क्या करता है, सेपरेट करता है थ्रोसिस चैम्बर को एब्डोमिनल कैविटी से। जब डायफ्राम हमारा मूव डाउन करता है, ठीक है ना, तो लंग्स क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ये चीज़ आपको बहुत एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। जब डायफ्राम हमारा मूव डाउन करता है तब लंग्स जो है एक्सपैंड करता है और उस टाइम पे हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं, एयर इनहेल किया जाता है। ओके एंड व्हेन डायफ्राम मूव्स अप, जब डायफ्राम मूव्स अप करता है, ऊपर को की ओर मूव करता है, तब हमारा लंग्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तब हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर एयर जो है उसका एक्सेलेशन किया जाता है, ठीक है ना। इनहेलेशन एक्सेलेशन के प्रोसेस भी मे बी आपको सिंपली यही 2 लाइन बताना होता है। ये 2 लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब इनहेलेशन होता है तो डायफ्राम मूव डाउन होता है, लंग्स एक्सपैंड करता है, लेकिन जब एक्सेलेशन होता है डायफ्राम अप की तरफ मूव करता है और हमारा जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रीथिंग मैकेनिज्म का जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? रेस्पिरेशन के लिए हम सभी को ऑक्सीजन चाहिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है और जो हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो क्या एडवांटेज हमें मिलता है, ठीक है ना, इसको लेकर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। Terrestrial animal take up oxygen from atmosphere, whereas aquatic animal need to utilize oxygen present in water। लेकिन जो बेचारे पानी वाले जानवर हैं उनको ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना पड़ता है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू वाटर। हमारे हवा में डेफिनेटली पानी से ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा। सिंस द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज हाई द टेरेस्ट्रियल एनिमल डज नॉट हैव टू ब्रीथ फास्टर। तो इस वजह से हम लोगों को बहुत ही फास्ट ब्रीथ करने की ज़रूरत नहीं होती टू गेट मोर ऑक्सीजन। दैट्स वाई टेरेस्ट्रियल एनिमल डज नॉट हैव टू शो वेरियस एडेप्टेशन फॉर बेटर गैसियस एक्सचेंज। जो जिस वजह से हमें जो है वेरियस एडेप्टेशन शो करने की भी ज़रूरत नहीं है बेटर गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि हमारे लिए एनवायरमेंट में फ्री ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा वाला जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है और हर बार ही कैसे ना कैसे वो पूछ ही लेता है। तो आपको जो है थोड़ा सा और कठिन भी नहीं है, तो जब भी अमीबा का न्यूट्रिशन होता है आपको ये डायग्राम बना के दिखा देना है। अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स स्यूडोपोडिया, ठीक है ना। स्यूडोपोडिया का भी हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। द इंजेस्टेड फूड पार्टिकल
फ्यूजेस विद लाइसोसोम टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स। अब ये क्या करता है, फ्यूज करता है लाइसोसोम के साथ टू फॉर्म फूड वैक्यूल। वैक्यूल बनाने के लिए द डाइजेस्टेड फूड पासिस आउट ऑफ द वैक्यूल इनटू साइटोप्लाज्म। अब उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, जो भी अनडाइजेस्टेड मैटर होगा उसको थ्रोन आउट कर दिया जाएगा। अब क्योंकि हमें पास सिंगल सेल है तो वो सारा काम वहीं से करेगा, इसके लिए स्पेशल इसके पास सब कुछ नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है और ये कब कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तभी एटीपी का प्रोडक्शन होता है। 2 ATP is produced in the cytoplasm of the cell when glucose breaks down to ethanol and carbon dioxide in the absence of oxygen। तो 2 ATP का प्रोड्यूसन तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। But 38 ATP is produced in the mitochondria of the cell when glucose breaks into water and carbon dioxide in the presence of oxygen। और 38 ATP जो है वहां पर निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन करता है वाटर और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से माइंड में अच्छे तरीके से सेट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज जो आपको पता है कि हमारे पास जो ब्लड वेजल्स है वो 2 तरीके के हैं, आर्टरीज है, वेन्स है। लेकिन वेन्स का जो है ना वॉल वो थिन है, जबकि आर्टरीज का जो वॉल्स है वो थिक है। तो क्यों, उसके पीछे का क्या रीजन है, यही हमसे को पूछा हुआ है। ब्लड एमर्जेस फ्रॉम हार्ट विद अ हाई प्रेशर। ब्लड जब हार्ट से निकलता है तो वो काफी हाई प्रेशर से निकलता है, और ब्लड जब निकलता है तो उसको पूरी बॉडी में लेकर कौन जा रहा है, आर्टरीज लेकर जा रहा है। तो मतलब आर्टरीज को सहना पड़ रहा है हाई प्रेशर। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी हाई प्रेशर ब्लड। तो उसी वजह से आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हीं को हाई प्रेशर वाला ब्लड जो है पूरे बॉडी को पहुंचाना होता है। कंपेयर टू आर्टरीज, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि हम बात करें वेन्स की तो वो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके और हार्ट के पास लेकर जाता है। फिर से द ब्लड फ्लोइंग इज नॉट अंडर हाई प्रेशर, और उस टाइम पे ब्लड जो है हाई प्रेशर में नहीं होता। देयरफॉर इसी वजह से जो है वेन्स के जो वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े पतले होते हैं। तो इस मतलब हमारी प्रकृति ने जिस तरीके से हमें बनाया है ना वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, हर चीज के पीछे रीजंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। फ्लो ऑफ ब्लड किस तरीके से होता है हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर, ये हमसे पूछा हुआ है। तो फुल जो है आपको इसमें प्रोसेस दिखाना होगा। सबसे पहली बात तो कभी भी आपसे डबल सर्कुलेशन पूछ ले, फ्लो ऑफ ब्लड किस तरीके से होता है, ह्यूमन हार्ट का वर्किंग किस तरीके से होता है ना, सबसे बढ़िया आपको ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये डायग्राम आपके एकदम मन में होना चाहिए, दिमाग में अच्छी तरीके से सेट होना चाहिए कि किस तरीके से ये काम करता है। अभी देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होगा और वो आएगा कहाँ पर, राइट आर्टरियम में आएगा। और किसके थ्रू आएगा, वेना कावा के थ्रू आएगा। वेना कावा अरोटा इज अपोजिट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा, सारे के सारे जो है वेन्स इस पे काम करते हैं और लेकर आएगा राइट आर्टरियम में और थ्रू दी वेना कावा। फ्रॉम दी राइट आर्टरियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल के पास पहुंचेगा, ठीक है ना। और वहां पर लगा होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे उसको रोकने का काम कौन करता है, वाल्व करता है। और हमारे जो है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है जाएगा लंग्स के पास, ठीक है ना, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। और इसको लेकर कौन जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज लेकर जाएगा। इनसाइड दी लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, और लंग्स के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिमूव किया जाएगा ब्लड से, और ऑक्सीजन जो है ब्लड में एंटर करेगा। ओके, अब जो हमारा लंग्स क्या करेगा, ब्लड को अब भेज देगा लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में किस थ्रू भेजेगा, थ्रू पल्मोनरी वेन्स। आपको पता होना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो है दोनों एक्सेप्शन केस है सारे आर्टरीज और वेन्स का। सारे आर्टरीज का काम क्या है, तो सारे आर्टरीज का ये काम है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। सारे वेन्स का काम क्या है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन्स है वो क्या करता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके
जो है लंग से लेकर के लेफ्ट आर्टरियम तक पहुंचाने का काम करता है हमारा ये पल्मोनरी वेन्स, जबकि और वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम ब्लड गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है पूरा ब्लड बॉडी में जाएगा, और उसको कौन लेकर जाएगा, अरोटा लेकर जाएगा, क्योंकि वही हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम करेगा। तो अभी देखो, आप इस डायग्राम से भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि ये हमारा लंग्स है, लंग्स में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब साफ सफाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हटाया जाता है, ऑक्सीजन उसमें मिलता है। फिर पल्मोनरी वेन्स जो है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर लेकर आता है, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है, यहाँ पर अरोटा जुड़ा होता है, जो मेन आर्टरी होती है दैट इज अरोटा, ये पूरे बॉडी में लेकर जाएगा। बॉडी में जाते ही वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो सब कलेक्ट करके लेकर आएंगे, और कहाँ पर ये लेकर आएंगे, वेना कावा के थ्रू पहुंच जाएगा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, जहाँ पर कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व रहेगा, और यहाँ पर से फिर से पहुंचा देगा लंग्स को। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। बी पार्ट में पूछा हुआ है, व्हाट कॉजेज ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूवमेंट का मतलब फूड का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है। What will happen if mucus is not secreted by the gastric gland? गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर म्यूकस सीक्रेट ना करे तो क्या होगा। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐड करने का जो फैशन है वो सीबीएसई ने आजकल कर ही दिया है। तो आजकल बड़े मार्क्स के भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही जोड़े जाते हैं। तो अभी देखिए, ह्यूमन बॉडी कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज। हमारी ह्यूमन बॉडी पूरे टाइम काम करता है, इवन सोते समय भी हमारी काफ़ी सारी प्रोसेस चलती रहती है। रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी तभी भी जरूरत होती है इवन वी आर स्लीपिंग, बिकॉज अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस कीप ऑन अकरिंग, क्योंकि बहुत सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो चलते रहते हैं। ऑल दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन। और सारे प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन से मिलेगा। सो न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इतना ही नहीं, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिशन जरूरी है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी के लिए कितना जरूरी है, ये हमने कम शब्दों में ही किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो आपको सीखना होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट कंटेन्स मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड अल्टरनेटिवली। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारा खाना जब हमारे ये गले से नीचे जाता है ना, तो वहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है, ठीक है ना। द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मूव्स द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। तो इस तरीके से जो ये पूरा काम करता है। सी पार्ट में पूछा हुआ था कि अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट ना करे तो क्या होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट HCl, म्यूकस, रेनिन एंड पेप्सिन एंजाइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है काफ़ी सारी चीज़ों को सिक्रेट करता है। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है, रेनिन है, पेप्सिन है, एंजाइम है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब ये जो म्यूकस है ना, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl एंड एंजाइम, क्योंकि हमारे स्टमक में आपको पता है एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंजाइम्स है। तो उसको HCl का ऐसा pH है ना कि वो हमारे पेट को जला के रख दे, उससे बचाने का काम, उससे कौन हम बचाता है, हमें म्यूकस बचाता है। और अगर हमारे स्टमक में म्यूकस ही ना हो, देयर वुड बी इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसका इरोजन होगा, धीरे धीरे वो खराब होता रहेगा, जिसकी वजह से एसिडिटी होगी, अल्सर्स हो जाएंगे। तो इस वजह से उसको सिक्रेट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोर्स लॉन्गर देन दी कार्निवोरस। हार्बीवोर्स में हमेशा जो है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा क्यों होता है अगर हम कंपेयर करें कार्निवोरस से, ठीक है ना। हार्बीवोरस जो कि घास फूस खाते हैं। हार्बीवोरस ईट्स प्लांट विच इज़ रिच इन सेल्यूलोज। हार्बीवोरस जितने भी प्लांट को खाते हैं उसमें सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा में होता है। सेल्यूलोज टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर कंप्लीट डाइजेशन, और सेल्यूलोज जो है की वजह से कंप्लीट डाइजेशन होने में काफ़ी टाइम लगता है। Therefore they have longer small intestine, जिस वजह से ही उनके पास जो जितने भी हार्बीवोरस एनिमल होते हैं उनका इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ा होता है। कार्निवोरस फीड ऑन फ्लैश विच इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। कार्निवोरस जो है फ्लैश खाते हैं तो जो कि डाइजेस्ट करना काफ़ी ईजी होता है, और उसके अंदर सेलुलोज भी नहीं मौजूद होते। Therefore they have shorter intestine for the digestion of food eaten by them। तो इसके पीछे का भी रीज़न हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी।
किडनी में यूरिन का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आपको नेफ्रॉन का डायग्राम भी देना होगा, अगर आपका अच्छा खासा मार्क्स में आया हुआ है तो। यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड द किडनी इन द नेफ्रॉन, ठीक है ना। अभी यूरिन जो है हमारा किडनी के नेफ्रॉन में फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया एंटर्स द ग्लोमेरुलस व्हिच फिल्टर्स द ब्लड। ब्लड को फिल्टर करने का काम जो है किडनी के अंदर जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं उसका काम है। तो ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है लाइक यूरिया होता है वो कहाँ पर एंटर करता है, ग्लोमेरुलस में, जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। वाटर, यूरिया एंड अदर सॉल्ट लाइक ग्लूकोज आर फिल्टर्ड आउट इन रीनल ट्यूब्यूल। लेकिन वही हम बात करें कि वाटर, यूरिया, जो अदर सॉल्ट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, उनका फिल्टरेशन कहाँ होता है, रीनल ट्यूब्यूल में होता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो यूरिया जो होता है उसका फिल्टर होता है हमारा ग्लोमेरुलस में, लेकिन वाटर, यूरिया और जो अदर सॉल्ट हैं उसका रीनल ट्यूब्यूल में होगा। द फिल्टर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फ्लूइड। अब जो फिल्टर फ्लूइड हो गया ना उसका नाम क्या दे दिया जाएगा, ग्लोमेरुलर फ्लूइड दे दिया जाएगा। व्हेन द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंस एज वेल एज द वेस्ट सब्सटेंसेस पासिस थ्रू द ट्यूब्यूल, द यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मोस्ट salts and water are reabsorbed into the blood through blood capillaries surrounding the tubule। अब ये देखिए, फिल्ट्रेशन के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस होगा, ठीक है ना, जो यूजफुल सब्सटेंस होगा लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर रहेगा, उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगा कौन, ब्लड। ब्लड कैसे करेगा, वहाँ पर जो है ट्यूब्यूल के आसपास जितने भी ब्लड कैपिलरीज होंगे वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। और उसके बाद सर्टेन, अब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि हार्मफुल हैं, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, लाइक यूरिया है, रिमेन बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल, और वो उसको जो है ट्यूब्यूल में ही रह जाता है। और बाद में जो येलोइश लिक्विड बचता है वही हमारा यूरिन है। यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, वो कलेक्टिंग डक्ट में तब तक बना रहेगा जब तक कि हमें प्रेशर ना और हम उसको बाहर निकाल ना दें। तो ये आपका जो है नेफ्रॉन का डायग्राम है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। और वैसे भी नेफ्रॉन का डायग्राम वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बनाना का जो प्रैक्टिस है वो डेफिनेटली कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर हेड। 4 चैम्बर हेड होने के पीछे हमारा क्या एडवांटेज है। इन द 4 चैम्बर हेड द लेफ्ट हाफ इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द राइट हाफ बाय सेप्टा। 4 चैम्बर हेड में आप देखोगे जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर, तो हमारा दो पार्ट एकदम फुल्ली डिवाइडेड है। दिस प्रिवेंट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, जिससे कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। दिस अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिससे क्या होता है कि हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई अच्छी तरीके से हो पाता है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। ये उन एनिमल के लिए बहुत ही यूजफुल है जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लाइक बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, जिस वजह से गॉड ने, नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया, हमारे हार्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छी तरीके से मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज ट्रांसपीरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। प्लांट के लिए ट्रांसपीरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। जो हमारे प्लांट में वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन जो है वाटर को अपवर्ड मूवमेंट की तरफ लेकर जाता है एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। तो ये ट्रांसपीरेशन ही है जिसकी वजह से हमारा वाटर और जो डिजॉल्व मिनरल्स है वो प्लांट से नीचे से लेकर ऊपर लेकर जाता है, ठीक है ना। मोर ओवर ट्रांसपीरेशन इज अ वे थ्रू विच प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। और ट्रांसपीरेशन ही वो जरिया है जिसकी वजह से प्लांट को अगर हम ज़्यादा पानी भी दे देना तो उससे वो आराम से जो एक्सेस वाटर है वहाँ से हटा सकता है। वरना इंसानों को क्या पता कि प्लांट को कितना पानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ तो बेचारा वो खुद मैनेज कर रहा है ना, और उसके लिए कौन उसको मदद कर रहा है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। सो ट्रांसपीरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका केमिकल इक्वेशन हमसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन अगर आ गया 3 मार्क्स का तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देखोगे और उस एक्सपेक्ट करोगे कि हमको तो जो 3 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 3 मार्क्स में पूछा है तो आपको थोड़ी बातें और भी लिखनी पड़ेंगी कि क्या क्या होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन के में, और ईस्ट जो है उसमें किस तरीके से करता है, तो वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा।
रेस्पिरेशन आपके दो तरीके के, एरोबिक एनारोबिक। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो वो एरोबिक है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना हो उसे एनारोबिक बोलते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं, उसी में से एक एग्जांपल है ईस्ट का। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस एनर्जी। इट इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. Lower organisms such as bacteria and yeast use this type of respiration in an environment devoid of oxygen. In other organisms, it occurs during heavy activities like physical exercise. और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें ना, स्पेशली इंसानों के बारे में बात करें, तो हमारे पास भी, हमारी बॉडी में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। जैसे आप जीवन में कभी भी दौड़े ना हो और एकदम से आपने दौड़ना शुरू कर दिया, बहुत सारा एक्सरसाइज कर दिया, तो आप देखोगे ना आपके मसल्स में बहुत पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए बता दूँ। तो ये आपका जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे भी जो है कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। जो रेगुलर करते हैं उनके साथ तो नहीं होगा, लेकिन जो कभी कभार करेगा उसके साथ डेफिनेटली होगा। रिएक्शन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट लाइक ग्लूकोज जो है वो टूटता है किसमें? एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा एल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और वहाँ पर 2 ATP एनर्जी का निर्माण होगा। तो इस तरीके से जो है हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और जो भी फटाफट से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, बूस्टर सीरीज चल रहे हैं हमारे साइंस और सोशल साइंस में, उसमें हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस को कवर करें, बोर्ड एग्जाम में आप सभी अच्छे मार्क्स लेकर आएँ।